नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत अजमेर से करेंगे। पेपर लीक मामले में आरपीएससी ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। आयोग का वाहन चालक बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसी जानकारी है। वाहन चालक गोपाल सिंह राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गोपाल सिंह आरोपी अनिल मीणा के बताया जा रहा है कि संपर्क में था। जांच में दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है, तो आयोग के वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच की गई थी और जांच में जब दोषी पाया गया तो उसके बाद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आरोपी वाहन चालक गोपाल सिंह राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरपीएससी ने सबसे बड़ा कार्रवाई करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। बर्खास्त गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल मीणा के संपर्क में था, ऐसी जानकारी है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले, पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और आरपीएससी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से। पेपर लीक मामले में आरपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। बताते चले कि वाहन चालक गोपाल सिंह राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि आरोपी जो है अनिल मीणा, उसके संपर्क में गोपाल सिंह था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अजमेर से अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बड़ी कार्रवाई है जो आरपीएससी की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, आरपीएससी की ओर से लगातार एक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पहले भी कई लोगों को यहाँ पर पेपर लीक मामले में लगातार एसओजी को संपर्क किया गया और उनको कई जानकारियां दी गई। एक्शन ये हुआ कि जो गोपाल मीणा है उसको यहाँ पर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी, जैसलमेर को सुनहरी नगरी और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसी तरह अब बूंदी जिले का एक गांव विधवाओं के गांव के तौर पर मशहूर होने लगा है। क्या कारण है इसके पीछे, रिपोर्ट में समझिए। बूंदी जिले से 85 किलोमीटर दूर बसे बुधपुरा गांव में पुरुषों को बुढ़ापा ही नहीं आता, उन्हें जवानी में ही मौत गले लगा लेती है। और इसी वजह से यहाँ विधवाओं की तादाद काफी बढ़ चुकी है और 35 साल से ज्यादा उम्र की ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं। इस गांव में बने डरावने हालात की वजह है सिलिकोसिस नामक रोग, जो इस गांव के निवासियों के लिए नियति बन चुका है। बात अगर आंकड़ों की करें तो साल 2020 में सिलिकोसिस के 62 मरीज, 2021 में 96, 2022 में 128, तो वहीं पिछले साल 2023 में 47 मरीजों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए थे। अब परेशानी है मांग तो न तो खाबा कार न खैर सब मन की दुखिया हो रहा दुखा बापड़े विधवा न्याली हो रही। यहाँ पर भी लोग महिला में बहुत सारी विधवाएं, कोई सुविधा नहीं है। इसमें कोई बीमारी हो रही है, कोई यूं मर रहा है। हाँ, बीमारी से भी मर रहा। हाँ, इलाज भी कोई सुना है न कर डॉक्टर साहब गाड़े ना और कोई। बता दें कि सिंचाई के साधनों की कमी और रोजगार का अन्य कोई साधन न होने के चलते गांव के लगभग 80% पुरुष पत्थरों की घिसाई के काम से ही जुड़े हैं। जहां उड़ता रहने वाला पत्थर का बुरादा धीरे धीरे इन लोगों के सीने में जमता जाता है और आखिरकार सिलिकोसिस का रूप ले लेता है। इलाके में उड़ती रहने वाली बारीक धूल की वजह से लोगों को टीबी भी जकड़ लिया करती है। सिलिकोसिस का खौफ इतना बढ़ चुका है कि इलाज के दौरान जब अस्पताल में मरीज को सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसे स्थानीय लोग डेथ वारंट या ऊपर वाले का बुलावा कहकर के पुकारते हैं। वहाँ पे जो मजदूर है बिना मास्क के काम करेंगे, बिना सावधानी बरते काम करेंगे तो बीमारी होनी है। पूरे राजस्थान में, सिर्फ बूंदी में ही नहीं, बाकी जगह भी सिलिकोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल है कि जो काम करने वाला जो व्यक्ति है वो जरूरी सावधानी के साथ में ही काम करे। दूसरे जिम्मेदारी बनती है वहाँ के जो माइंस के जो ऑनर है वो उनको जागरूक करे कि बिना उसके ये माइनिंग नहीं करवाए।
विधवाओं के गांव का सबसे डरावना सच ये है कि यहाँ के पुरुषों की कम उम्र में मौत हो जाने के बावजूद उनकी विधवाओं को घर में चूल्हा जलाने के लिए बीमारियों का घर कही जाने वाली उन्हीं खदानों में काम करने जाना पड़ता है। एक और डरावना पहलू यह है कि यहाँ के पुरुष और स्त्री कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, क्योंकि रोग उनके शरीर को तोड़ता जा रहा है। विधवा है तो कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से? कहीं को न मार, खाने आने सब बंद हो रही है, ऐसे ही चल रहा है काम धंधा। तो सहायता मिलनी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही तो एक बार सिलिकोसिस की चपेट में आने के बाद किसी भी शख्स की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही रह जाती है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय बचाव है। सरकार की ओर से सिलिकोसिस के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किया जाता है। सिलिकोसिस से ग्रसित एरिया है मेनली, तो हमने पिछले साल भी एक अभियान चला के 13 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे। वहाँ पे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी खान के मालिक हैं, उनको वहाँ पे एक कार्यशाला रखवा के और सभी को प्रिवेंटिव मेजर दे के आए थे, जैसे मास्क वगैरह थे, वो ड्राई ड्रिलिंग करते थे तो उनको वेट के लिए प्रमोट किया। मधुपुरा में बलुआ पत्थरों को तराशने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इस काम में निकलने वाली सिलिका डस्ट से उनके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। गांव की विधवा महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो चुकी है। अब वे खुद 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से हर रोज पत्थर तोड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। भाई परेशानी है यार, मांगे पानी की सुविधा कौन है, मांगे कहीं रान बिरहा तो मांगे कहीं सुविधा कौन है, कोई कहीं कौन है मांगे तो देश में आदमी विधवा ही विधवा है यहाँ पे, सब बदवा है। गिट्टी बनाओ, मजदूरी करते हो? हाँ। तो कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही? कहीं नहीं मिल रही। 5 किलो गेहूँ दे महीनों पर चलो 5 किलो गेहूँ कैसी होता को ना मजदूरी कराम पेट भरा बस। तो सरकार कोई सहायता नहीं देती? कई सहायता को ना। ऐसे में लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर के जागरूक करना होगा। साथ ही सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतने लोग कैसे मर गए। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया। ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली मोहल्लों में आतंक की पेटी रखी गई। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसके कारण वो एक्शन नहीं लेना चाहते। क्या है वो वजह, रिपोर्ट में समझिए। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए, ये है सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाहुद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब यह बात साफ है कि सलाहुद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है। मुद्दा है ईद से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के लिए इतना फंड इकट्ठा करना कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर यह रकम ISI के जरिए POK पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि ISI इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है। लोग फंडिंग करें, इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती।
किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाउद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। सर्दी खत्म होने के बाद अब वो वक्त है जब एलओसी से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि आईएसआई ने अपने लॉन्च पैड भी एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि 5 अप्रैल को सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है। इस दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर की रात में भी घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक एलओसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे। इसीलिए उसने एलओसी की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है। चीन के लिए एक बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ पाई है। पाकिस्तान की तरह चीन में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुकी है। प्रॉपर्टी बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक चीन की हालत पस्त है। सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह। 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे। कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें, क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो, क्योंकि भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर ये हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो 1 साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों के कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे।